तो चलिए कोशिश करते हैं फोर्स को समझने की। ये टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो आगे जाकर, तो मैं शुरुआत में कोशिश करूँगा कि इसको आसानी से समझाऊँ और धीरे धीरे हम इसको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इसके समझते जाएंगे, और फिर ताकि आपको इसको और अच्छे से समझ में भी आए और आप इक्वेशंस एंड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि फ़ोर्स क्या होता है। फोर्स वो चीज़ है जिसकी वजह से चीज़ें मूव होती हैं। सो इट्स दैट फोर्स, इट्स दैट ताकत विच कॉजेज ऑब्जेक्ट्स टू मूव। अब ये काफ़ी सिंपल डिस्क्रिप्शन है। हो सकता है कि कई बार हम फोर्स अप्लाई करें फिर भी ऑब्जेक्ट्स मूव ना भी हों, बट वो हम बाद में देखते हैं। पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैथमेटिकली हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी कि जब भी एक्सेलरेशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट पर है या फिर कोई एक वेलोसिटी पर है, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, सो वो होती है एक फोर्स की वजह से। सो ये हो गया एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जिम जाते हैं और डंबल्स हैं, आप डंबल्स को अगर ज़मीन से उठा रहे हैं तो डंबल्स को ग्रेविटी का जो फोर्स है वो नीचे खींच रहा है, और जो आपका मसल्स का फोर्स है वो उसे ऊपर उठा रहा है, तो जिसकी वजह से डंबल मूव हो रहा है ऊपर की तरफ। अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डंबल मूव हो रहा है नीचे की तरफ। तो ये दोनों फोर्सेस इस डंबल को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। सो जब हम पता करेंगे कि किस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तब हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी हो रहा है और ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। इस एग्जाम्पल से और एक चीज़ हमें पता चलती है कि फोर्स की एक डायरेक्शन भी होती है। सो फोर्स विल हैव बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच मेक्स इट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो चलिए एक मिसाल हो गई फोर्स की। फॉर एग्जाम्पल रस्सी है और टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं आप, और ये रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। एक टीम इस तरफ खींच रही है, दूसरी टीम इस तरफ खींच रही है। क्या हो रहा है? रस्सी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जिस तरफ का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा उस तरफ रस्सी मूव होगी। सो हम ये भी समझ रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट पर या कोई भी एक चीज़ के ऊपर अलग अलग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट जो फाइनल मूवमेंट होगी वो उस मूवमेंट में, उस डायरेक्शन में होगी जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस रस्सी के ऊपर इस तरफ 30 न्यूटन फोर्स है और इस तरफ 20 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स इज 30 माइनस 20। इसका मतलब इस जगह 10 न्यूटन टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो चलिए ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू फोर्स। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल एंगल में जाते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यानी कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई। तो इसके लिए न्यूटन्स लॉ को जानना ज़रूरी है। हमारा न्यूटन्स लॉ का वीडियो आप पहले देख लें तो काफ़ी बेहतर होगा, आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट अंटिल देयर इज सम sort of there's something that moves it, there's some force that moves it. So कोई ऑब्जेक्ट है वो इनर्शिया पे रहेगा, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा। मतलब अगर वो मूव हो रहा है तो मूव ही होता रहेगा, और अगर वो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा। बेसिकली एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। हमें और एक बात पता है कि एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक टॉय कार है, और आप उसको एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक सेम फोर्स आप एक एक्चुअल कार पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जो जिस चीज़ का वेट ज़्यादा है, जिस चीज़ का मास ज़्यादा है, वो जिस चीज़ का मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिस चीज़ का मास ज़्यादा है उस चीज़ का एक्सेलरेशन कम होगा। सो A इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। सो हमें यहाँ से मिलता है A इज़ इक्वल्स टू F/m। कॉन्स्टेंट 1 आता है इन SI यूनिट, सो A इज़ इक्वल्स टू F/m, विच मीन्स दैट F
इज़ इक्वल्स टू एम ए। हमको हमारे साइंस टीचर इस तरह से याद दिलाते थे कि फादर इज़ इक्वल्स टू मदर। सो सॉरी फॉर द जोक, बट फोर्स इज़ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये हमें मिल जाता है फोर्स का फॉर्मूला। ये आपको काफ़ी यूज़फुल होगा आगे जाकर। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट का कितना फोर्स अप्लाई हुआ ये पता करना है, तो आप उसका मास देखें और आप उसका एक्सेलरेशन देखें, तब आपको पता चलेगा कि उस पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ था। चूँकि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज़ इंस्टेंटेनियस, ये फोर्स भी आपको इंस्टेंटेनियस ही पता चलेगा। तो इसके लिए कई बार ये होता है कि हम फोर्स भी, जिस तरह अगर एवरेज एक्सेलरेशन को यूज़ कर रहे हैं तो फोर्स भी एवरेज ही यूज़ करते हैं। और एक चीज़ हमें पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। सो दिस इज़ न्यूटन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ फिजिकल्स टू एम ए, सो मास हम किलोग्राम में गिनते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज़ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शायद आपको ये अभी यूनिट्स उतना अच्छे से नहीं समझे, हम आगे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेजरमेंट्स और यूनिट समझने के लिए और एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको कुछ अच्छे से वीडियो सजेस्ट कर सकता हूँ। तो हमने अभी तक ये देखा कि फोर्स ऐसी चीज़ है जो ऑब्जेक्ट्स को मूव कराता है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव कराएगा फोर्स, और वो ऑब्जेक्ट मूव होगा। हमने देखा कि फोर्स ऑल्सो हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। हमने देखा कि फोर्स अलग अलग टाइप का हो सकता है, मसल्स का हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हमने देखा कि फोर्स कहीं पर भी अगर हम देख रहे हैं तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स या फिर आप नेट फोर्स कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जितना अप्लाई होगा हम उसे, वो नेट फोर्स उसे मूव करेगा। सो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 20 न्यूटन फोर्स हो, यहाँ पर भी 20 न्यूटन हो, तो ऑब्जेक्ट में भी मूव नहीं होगा। फिर हमने देखा कि फोर्स का एक फार्मूला निकाला हमने न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से, जो कि आता है F = ma। चलिए और एक चीज़ देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स। ये आपको मदद करेगा फोर्स को अच्छे तरीके से समझने में, कि क्योंकि जनरली हम फोर्स हमारे अतराफ़ में वही ऑब्ज़र्व करते हैं जो मोस्टली कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे हम चीज़ों को ढकेल रहे हैं, खोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ड्रॉअर को खोल रहे हैं, आप डोर को पुश कर रहे हैं, आप जिसको पुल कर रहे हैं। सो बेसिकली 2 टाइप के फोर्सेस बन जाते हैं, पुल और पुश। सो ये ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस ही हम ज़्यादातर देखते हैं, लेकिन बहुत से टाइप के फोर्सेस होते हैं। सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, विच मीन्स कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका एक मास है, वो एक दूसरे को अपने करीब खींचते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आसानी के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि जो अर्थ है उसकी जो दूसरे सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। देन वी हैव मैग्नेटिक फोर्स। सो आपने देखा होगा कि जब आप 2 मैग्नेट्स को करीब लाते हैं, वो एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, तो वो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अगर आप कोई मेटल को भी जो मेटल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, आप किसी मैग्नेट के करीब लाते हैं तो वो भी उसे अपनी तरफ पुल या पुश करता है। सो वो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। वी हैव इलेक्ट्रिक फोर्सेस की, जैसे हमने देखा कि केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रिक अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उन चार्जेस के बीच में भी फोर्स होता है। देन वी कैन से मस्कुलर फोर्स इट्स नॉट दैट ऑफ अ टिपिकल टाइप, बट यू कैन से दैट व्हेन यू आर मूविंग समथिंग विथ योर मसल्स। और फिर वही कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है विच इटसेल्फ हैज़ अ फोर्स इन इट एंड इट इज़ मूविंग बिकॉज ऑफ अ फोर्स एंड व्हेन इट इज़ कमिंग इन कॉन्टैक्ट। सो फॉर एग्जांपल आप ये बॉल है, ये बॉल को यहाँ से पुश करते हैं आप, और ये बॉल जाकर दूसरे बॉल से टकराता है, और फिर यहाँ पर टकराने के बाद दूसरा बॉल आगे की तरफ चला जाता है। सो ये भी एक सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ फोर्स है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है और उसे पुश या पुल करे। या वी हैव फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि कोई भी जो 2 सरफेसेस है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ वुडन पीस एंड देयर इज़ अ ब्रिक ऑन दिस। नाउ बिटवीन दिस सरफेस देयर इज़ अ फोर्स। सो अगर आप
एक ब्रिक को या फिर एक ब्रिक को दूसरी ब्रिक के ऊपर रखकर ढकेलने की कोशिश करें तो आप देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम ढकेल नहीं पाते। सो वही बेसिकली फ्रिक्शन हो गया। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वुडन पीस रखा है, यहाँ पे ब्रिक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स भले ही इसको नीचे की तरफ पुल कर रही हो, ये फ्रिक्शनल फोर्स इसे इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, इसकी वजह से ये नीचे नहीं गिर रही है। सो even though it's stationary, there are two forces applying on it. There is frictional force and there is gravitational force. So friction को हम आगे जाकर और डिटेल में देख सकते हैं, बट फ्रिक्शन वही हो गया कि दो सरफेसेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में। फ्रिक्शन इज़ द रीज़न वी आर एबल टू मूव एज वेल। कि अगर जब हम फॉर एग्जांपल शूज़ पहने हैं और हमने किसी सरफेस के ऊपर पैर रखा, अगर हम आगे पुश कर रहे हैं तो वही फ्रिक्शनल फोर्स को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स को यूज़ करते हुए उस जगह पे टिके रहते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि अगर टाइल्स के ऊपर सोप गिरी हुई है या फिर कुछ सोपी वाटर है तो आप गिरने का चांसेस बढ़ जाता है, बिकॉज फ्रिक्शन कम हो जाती है और आप मूव नहीं कर पाते। सो एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। दूसरा एक इलास्टिक फोर्स होता है। इलास्टिक फोर्स या फिर आप इसको स्प्रिंग फोर्स भी कह सकते हैं, कि बेसिकली अगर इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रिंग दैट इज़ सॉर्ट ऑफ अटैच्ड टू अ बीम और समथिंग एंड देन यू आर पुलिंग दिस स्ट्रिंग। सो आप एक फोर्स से इसको पुल कर रहे हैं, बट इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो उसको खींचने अलग होने नहीं दे रहे हैं। सो दैट बिकम्स इट्स इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। सो अगर आप स्प्रिंग को भी एक खींचने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी स्प्रिंग अपनी जगह पे टिका हुआ है और आप अपनी पोजीशन को रिटेन कर रहा है, सो इलास्टिक फोर्स हो गया। तो इस तरह के बहुत से तरीके के फोर्सेस होते हैं और ये फोर्सेस बॉडी के ऊपर, अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होते रहते हैं, जिनकी वजह से मोशंस होता है, मूवमेंट होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वर्क होता है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आगे जाकर देखेंगे। और एक टाइप का फोर्स होता है जो कि जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। नॉर्मल फोर्स यानी कि एक ऐसा बैलेंसिंग फोर्स बेसिकली जो कोई एक नेचुरल फोर्स के रिएक्शन में हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ ब्रिक हियर and there is gravitational force here. So the normal force will sort of the floor is applying normal force on this object so that this object stays here. That will be normal force. So for example अगर आप खड़े हैं एक दीवार का सहारा लेकर, तो आप दीवार के ऊपर इवन दो कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट दीवार अपनी जगह से मूव नहीं हो रही है, तो फिर उस वक्त में क्या होता है, दीवार आपके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, वो होगा नॉर्मल फोर्स। सो ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट आसानी के लिए हम इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी फोर्स के बारे में। हमने ये देखा कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ देखा कि फोर्स इज़ समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट ऑब्जेक्ट्स। हमने ये भी देखा कि इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो F इक्वल्स टू ma। हमने फोर्स की इक्वेशन देखी। हमने देखा कि फोर्स दो टाइप के होते हैं, पुश और पुल। हमने एग्जांपल्स भी देखी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे अलग अलग फोर्स जहाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है। हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस भी देखे और आगे जाकर हम इसको और डिटेल में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।